पेरू का लिमा नगर। मैं वहाँ के सरकारी महल के पीछे की तरफ पहुँच गया हूँ। सीधी लंबी रेखाओं जैसी सड़कें वे अलग अलग दिशाओं में मुड़कर जा रही हैं। सड़कों के एक संगम स्थल पर खड़े रहने पर ये सामने दिख रही है हाउस ऑफ पेरुवियन लिटरेचर की इमारत। मैंने उस इमारत के अंदर प्रवेश किया। लैटिन अमेरिकन साहित्य विश्व प्रसिद्ध है, उसमें भी पेरुवियन साहित्य का बहुत बड़ा महत्व है। पेरू के साहित्य की उन्नति का इतिहास का वर्णन करने वाला एक संग्रहालय, एक सांस्कृतिक केंद्र आदि इसके अंदर स्थित है। वास्तव में यह एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था। 1912 में निर्मित दमाम पारादोस ट्रेन स्टेशन राफेल मर्किना नामक वास्तुकार ने डिजाइन करके इसका निर्माण किया था। 2009 में इसे प्रसिद्ध हाउस ऑफ पेरुवियन लिटरेचर में रूपांतरित किया गया। 6 दशकों तक यह लिमा के प्रसिद्ध रेलवे स्टेशनों में से एक था, तो अभी यह नगर के प्रसिद्ध सांस्कृतिक साहित्यिक केंद्रों में से एक है। हाउस ऑफ पेरुवियन लिटरेचर के 13 कमरों में यहाँ का काम चलता है। यहाँ एक पुराना सिलेंडर प्रेस दिख रहा है। ये 1 शताब्दी पहले प्रिंटिंग के लिए उपयोग में लाया गया प्रेस है। इस प्रकार छपाई और साहित्य के इतिहास का विवरण देने वाली अनेकों वस्तुएं यहाँ प्रदर्शित की हुई हैं। स्पेनिश ट्रेन स्टेशन के प्रतिरूप में रंगीन कांच के बनी छत, उसके नीचे पुस्तकालय। पेरुवियन साहित्य की सारी प्रमुख रचनाएं यहाँ उपलब्ध हैं। एग्जीबिशन हॉल इमारत की विभिन्न मंजिलों पर व्याप्त है। स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के प्रदर्शन किए जाने वाले हॉल हैं। उनमें साहित्यिक कार्यशालाएं, पुरस्कार समारोह, शिक्षण कार्यक्रम आदि के आयोजन हाउस ऑफ पेरुवियन लिटरेचर में होते हैं। प्रमुख पेरुवियन रचनाओं के नाम लिखी सीढ़ियां चढ़कर मैं आगे बढ़ा। पेरुवियन साहित्य को स्पेनिश साहित्य कह सकते हैं। विख्यात पेरुवियन रचनाओं की सृष्टि स्पेनिश भाषा में हुई है। हाउस ऑफ पेरुवियन लिटरेचर से बाहर निकलकर अब मैं कराबाया स्ट्रीट पहुंच गया हूं। एक तरफ सरकारी महल का पिछला भाग, वहां से कराबाया स्ट्रीट आगे की ओर फैली हुई है। दूसरी तरफ एनकैश स्ट्रीट है। मैंने एनकैश स्ट्रीट से होकर चलना शुरू किया। स्ट्रीट की एक तरफ पुराने गोदामों जैसी पुरानी लंबी इमारतें, वहां स्मारक वस्तुओं आदि की दुकानें अभी खुल रही हैं। ये सारी सदियों पुरानी इमारतें हैं। स्पेनिश औपनिवेशिक काल के दौरान इन इमारतों में गोदाम या व्यापारिक संस्थाएं कार्यरत रहे होंगे। 17वीं शताब्दी से लेकर की इमारतें इस स्ट्रीट पर स्थित हैं। स्पेनिश वास्तुकला शैली उन सब में साफ झलकती है। हर स्ट्रीट पर पर्यटक जमा होने लगे हैं। लिमा में पर्यटकों की इतनी तादाद की मैंने उम्मीद नहीं की थी। इमारत स्मारक वस्तुओं की दुकान में पेरुवियन हस्तशिल्प वस्तुएं भरी हुई हैं। स्ट्रीट से होकर आगे बढ़ते समय ठीक सामने किसी देवालय का गुंबद नजर आ रहा है। सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी चर्च है वह। एक पौराणिक इमारत, चर्च से संबंधित एक कॉन्वेंट, संग्रहालय, कैटकॉम्स आदि सब हैं। एनकैश स्ट्रीट पर दिखने वाले पर्यटकों में अधिक सेंट फ्रांसिस देवालय का दौरा करने के लिए आए हुए होते हैं। 16वीं शताब्दी में स्थापित देवालय और मठ हैं वो। अनेकों दुकानें, इन सारी जगहों को पर्यटकों के लिए तैयार कर रखे हैं। मुझे लगा कि सीधी रेखाओं जैसी लंबी सड़कें ही लिमा के पुराने नगर को सबसे अधिक आकर्षक बनाती हैं। सड़कों के एक संगम स्थल पर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखें तो अनेकों सड़कें इधर से उधर जाती दिखाई देती हैं। पर्यटकों ने सारी सड़कों को अपने कब्जे में ले रखा है। यह है सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी चर्च का मुख्य भाग। एक तरफ मठ की इमारत, चर्च के सामने एक भीड़ दिखी।
स्पेनिश फरोक शैली में निर्मित एक देवालय। फाटक पार करके मैंने गिरजाघर के आंगन में प्रवेश किया। परंपरागत वेशभूषा में कुछ लोग चर्च के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अनूठे पेरुवियन आदिवासी वस्त्र यही है, गहरे रंग के नक्काशीदार परिधान। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च के आंगन में आवर लेडी ऑफ सॉलिट्यूड नामक एक अन्य देवालय है। उसके अंदर से शोभा यात्रा निकल रही है। मैं एक विशेष प्रकार के कार्यक्रम को कैमरे में समेट पाने में सक्षम होने की जोश में हूं अभी। शोभा यात्रा का भाग बनी बहुरूपीय पोशाक वालों के प्रदर्शन, उनके वस्त्र, टोपी, हाथ में रखे उपकरण आदि सब कुछ सविशेष प्रकार के कला रूप हैं। मोती, झालर आदि से सजाकर विशेष प्रकार से तैयार किए गए हैं। ये सब वाद्य घोष के साथ जुलूस देवालय के अंदर से बाहर आ रहा है। मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ही उचित अवसर पर लिमा पहुंचा हूं। आज 8 अक्टूबर यहाँ उत्सव का दिवस है। ऐतिहासिक महत्व वाले बैटल ऑफ अल्गामोस का वार्षिक उत्सव दिवस। यदि 8 अक्टूबर रविवार नहीं है तो पूरे पेरू में वह सार्वजनिक अवकाश का दिवस होता है। उस अवसर पर इस प्रकार की शोभा यात्रा और रंग बिरंगे प्रदर्शन पूरे देश में आयोजित किए जाते हैं। पेरू के सारे राजनीतिक और राष्ट्रीय उत्सव गिरजाघर से जुड़े होते हैं। कोई भी उत्सव हो, गिरजाघर से निकलने वाला एक जुलूस या गिरजाघर से संबंधित कोई और समारोह उत्सव का भाग होता है। पवित्र मेरी की पुष्पालंकृत रूप को परंपरागत वस्त्र धारण में लड़कियां कंधे पर उठाई हुई चल रही हैं। उनके वस्त्र धारण अमेरिंडियन जनजातीय संस्कृति से उत्पन्न है। खूबसूरत रंगीन पोशाक, पैरों में पदत्राण पहनना, बालों की चोटी बनाना आदि के तरीकों में इनका को बिनाकर कई अन्य जनजातियों की परंपरा प्रकट है। लैटिन अमेरिका में इस प्रकार के सारे प्रदर्शन लयबद्धता का अनुरक्षण, खूबसूरत रंगीन पोशाक पहनी हुई लड़कियों के नृत्य आदि से आकर्षक हो जाते हैं। अर्जेंटीना और ब्राजील में मैंने यह देखा है। ब्राजील के सारे कार्निवल इस प्रकार के रंगों के उत्सव होते हैं। ये दिख रहे कला रूपों में पेरू के प्राचीन इनका संस्कृति और स्पेन वासियों के यहाँ लाई हुई संस्कृति दोनों के मूल तत्वों के मिश्रण दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार के मास्क डांस इस प्रदर्शन के भाग होते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान रूपीकृत हैं ये सारे नृत्य। ये नृत्य विशेष प्रकार की दंत कथाओं और विश्वासों के आधार पर किए जाते हैं। प्रत्येक नृत्य के अनुरक्षण में ताल से ताल मिलाने वाला एक दल होता है। एक युद्ध, उस पर के विजय, रोग या आदिजीवन की कहानी है प्रत्येक नृत्य। मुखौटे, लंबे कोट, कैंची आदि के साथ कदम से कदम मिलाते हुए एक दल। यह चुपचू नामक नृत्य का एक किस्म है। औपनिवेशिक काल के दौरान जंगल में गन्ने की खेती करने के लिए नियुक्त स्थानीय निवासी मजदूरों के मलेरिया और येलो फीवर से बीमार होना और उनके स्पेनिश डॉक्टरों के द्वारा इलाज किए जाना चुपचू नृत्य के पीछे के वृत्तांत है। ये नर्तक डॉक्टरों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह रहा काले मुखौटे और विशेष प्रकार की टोपी पहने हुए एक दल। यह नृत्य कबाब निग्रो नाम से जाना जाता है। औपनिवेशिक काल के दौरान और पेरू के स्वतंत्र होने के बाद भी यहाँ के गन्ने की खेतों में और खदानों में काम करने के लिए अफ्रीका से लाए गए गुलामों के प्रतिनिधि हैं ये नर्तक। माखवी नाम की बंधी हुई मुट्ठी की आकृति में एक लकड़ी के दंड नर्तकों के हाथ में पकड़े हुए हैं। गुलामों के जीवन की दयनीयता को प्रकट करने वाला काला चेहरा इनके मुखौटे से प्रकट होते हैं। पवित्र मेरी मात्र ही हमारी रक्षिका है, गुलामों की एक घोषणा कबाब निग्रो नृत्य से प्रकट होती है। प्रदर्शन के दौरान किए जाने वाले करीब सारे नृत्यों में परिधान और कदम से कदम मिलाने की रीति हमारे देश के कई लोक नृत्यों की याद दिला रही है। उन नृत्यों के हमारे देश में पहुंचने के मार्ग उन कला रूपों से ही प्रकट होते हैं।
रंगीन खूबसूरत परिधान और पीठ पर नीचे की ओर लटकाई हुई टोपियों के साथ लड़कियों का एक नृत्य समूह। विभिन्न उम्र श्रेणी की महिलाएं, छोटी बच्चियों से लेकर बूढ़ी औरतें तक हैं दल में। 19वीं शताब्दी के एक पेरुवियन युद्ध नायक की याद दिलाने के लिए ही प्रत्येक वर्ष पेरू में इतने बृहत रूप में बैटल ऑफ अल्गामोस दिवस मनाए जाते हैं। सीमा विवाद के नाम पर पेरू और चिली के बीच हुए समुद्री युद्ध का हिस्सा है 8 अक्टूबर 1879 को हुए बैटल ऑफ अल्गामोस। टूटा अल्गामोस नामक जगह पर ही दोनों देशों के बीच वह भीषण भिड़ंत हुई थी। युद्ध में पेरू की सेना हार गई थी तो भी सैन्य रणनीति से प्रतिद्वंदी के उत्थान को रोकने में कामयाब हुए एडमिरल विगमिल ग्रावो बहादुर योद्धा बन गए। एडमिरल विगमिल ग्रावो ने यह घोषणा की थी कि पवित्र मेरी की अनुग्रह से ही वो पेरू के अभिमान की रक्षा कर पाए थे। उसके अगले साल से ही पेरू में 8 अक्टूबर को अल्गामोस दिवस मनाए जाने लगा। पवित्र मेरी की प्रतिमा ढोते हुए जाने वाला जुलूस ही उस उत्सव का मुख्य आकर्षण होता है। वह दिवस पेरू में सार्वजनिक अवकाश दिवस भी है। ऑर्केस्ट्रा के साथ विभिन्न नृत्य दल। पेरू के करीब सारे ही परंपरागत नृत्य रूप इस जुलूस के दौरान दर्शाए जाते हैं। नृत्य के साथ के संगीत और संगीत उपकरण स्पेनिश परंपरा के ही भाग हैं। अमेरिंडियन आदिवासी संगीत तक में यहाँ अकॉर्डियन, क्लैरिनेट आदि उपकरणों के उपयोग होते हैं। पेरुवियन नृत्य की विविधता और उसकी सुंदरता को देखते हुए मैं खड़ा रहा। अभी कुछ मस्कारों के रूप दिख रहे हैं। इन सबके पीछे विशेष कल्पित कथा होती है। औपनिवेशिक काल, कृषि पृष्ठभूमि, महामारी आदि सब पेरू में आज दिख रहे इस प्रकार के मास्क डांस के विषय बन जाते हैं। एम्फियंस, स्पेनिश कलाओं के मिश्रण आदि से इस प्रकार के नृत्य रूपीकृत हुए हैं। स्पेनिश प्रभाव व्यापक हुए तो पेरू के तब तक के सारे आदिवासी कला रूप अप्रत्यक्ष हो गए। उसके बदले में इस तरह के अनेक कला रूप और स्पेनिश नृत्य मिलकर कई कलाएं रूपीकृत हुई। युद्ध, शिकार आदि को हास्यास्पद तरीके से प्रस्तुत करने वाले नृत्य भी यहाँ हैं। सविशेषता यह थी कि आरंभ के दिनों में अमेरिंडियन समूह के धर्म परिवर्तन के लिए यहाँ आए पादरी तक इन नृत्यों के पात्र होते थे। जुलूस गिरजाघर के आंगन से निकलकर विभिन्न सड़कों से गुजरते हुए यहाँ लौट आने के लिए गया हुआ है। शायद उसी जुलूस की वापसी में उसके आगे के भाग ने गिरजाघर के आंगन में अभी प्रवेश किया है। यह है सेंट फ्रांसिस असीसी देवालय के सामने का भाग। जुलूस के सबसे आगे कंधों पर चढ़ाए रखे फूलों से अलंकृत मूर्ति को उतारकर गिरजाघर के द्वार के आगे रख दिया गया। अनुष्ठान पोशाक पहने हुए कुछ बच्चों का एक दल भी यहाँ है। मैं देवालय के अगवाड़े की ओर बढ़ा। नगर प्रदक्षिणा के बाद ईसा मसीह की मूर्ति को यहाँ लाकर रखा गया है। मैंने देवालय के अंदर प्रवेश किया। एक भूकंप में टूट जाने के बाद 1970 में इस देवालय का इस रूप में पुनर्निर्माण हुआ था। स्पेनिश बरोक शैली में ही था पुनर्निर्माण। 16वीं सदी में स्थापित होने के काल से ही इस देवालय से अनुबंधित एक मठ भी हुआ करता था। लिमा के ही सबसे प्रमुख फ्रांसिस्कन मठ है यहाँ। मैं गिरजाघर से बाहर निकला।
अभी भी द्वार के सामने लोग जमा हैं। मैं गिरजाघर के आंगन पार करके अभी लांबा स्ट्रीट से होकर आगे की ओर चल रहा हूँ। सेंट फ्रांसिस देवालय के सामने से होकर गुजरने वाली सड़क है लांबा स्ट्रीट। लिमा नगर की स्थापना के साथ ही रूपीकृत हुई सड़कों में से एक है यह। सड़क के किनारों पर स्थित इमारतों में अधिकतर हाल ही में पुनर्निर्मित है। लांबा स्ट्रीट सीधी जाकर मुरल्ला पार्क नामक उद्यान से मिलती है। मेरा अगला लक्ष्य मुरल्ला पार्क का दौरा करना है। यह है उद्यान का फाटक। फाटक पार करके मैंने उद्यान के अंदर प्रवेश किया। उद्यान रिमार्क नदी के किनारे पर स्थित है। लिमा नगर भी रिमार्क नदी के किनारे पर ही रूपीकृत हुआ था। पेरू का एक प्रमुख नदी है रिमार्क। मुरल्ला पार्क को एक अच्छे विश्राम स्थल के रूप में बना रखा है। नदी के उस पार एक पहाड़ दिख रहा है, सेंट क्रिस्टोबाल पहाड़। लिमा के झुग्गी प्रदेश को उस पहाड़ के ऊपर की ओर फैलता हुआ यहां से दिखाई दे रहा है। गरीबों के आवासीय क्षेत्र। 4 शताब्दी पहले लिमा में स्थित किले के भाग, इमारतों के खंडहर आदि को संरक्षित कर रखे हैं। यहाँ यह वॉल ऑफ लिमा नाम से जाना जाता है। बाकी प्रदेश को सुंदर उद्यान बना रखा है। पर्यटकों में अधिक जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला क्षेत्र नहीं है ये उद्यान। 4 शताब्दी पहले रिमार्क नदी से होकर आने वाले लुटेरों का सामना करने के लिए स्पेन के शासकों ने यहाँ एक सैन्य शिविर स्थापित किए। उसी काल के दौरान नदी के किनारे पर किला और उससे अनुबंधित पत्थरों की इमारतों के निर्माण हुए थे। अभी शाम के समय मनोरंजन कार्यक्रम आदि आयोजित करने का एक स्थल है मुरल्ला पार्क। उसके लिए तैयार किया गया एक मंच नीचे दिख रहा है। यह वॉल ऑफ लिमा का भाग है। 17वीं शताब्दी में लिमा नगर के एक बृहद प्रदेश के चारों ओर एक बड़ी सशक्त दीवार होती थी। उसका मुख्य लक्ष्य लुटेरों को रोकना था, तो भी अन्य साम्राज्य शक्ति के आक्रमण का सामना करने का लक्ष्य भी दीवार निर्माण के पीछे था। यह 7 दरवाजों वाला एक शक्तिशाली किला हुआ करता था। भूकंप से या शत्रु के आक्रमण से लिमा किले को क्षति नहीं पहुंची थी। औपनिवेशिक काल के दौरान निर्मित किले को देश की आज़ादी के 4 दशकों बाद 1868 में पेरू की सरकार ने तोड़ दिए थे। किले के लिमा नगर की व्याप्ति बढ़ाने के बीच की एक रुकावट होने की वजह से ही तत्कालीन राष्ट्रपति जोस बोल्टे के निर्देश के अनुसार उसे तोड़ा गया था। 20वीं सदी के दूसरी पारी से ही लिमा किले के टूटे भागों को खोदकर बाहर निकालने लगे थे। ऐतिहासिक महत्व के मद्देनजर ये सब संरक्षित स्मारक बना दिए गए। औपनिवेशिक काल की समाप्ति के साथ ही ये प्रदेश समाज विरोधी ताकतों और लुटेरों का ठिकाना बन गया था। 19वीं सदी के अंतिम काल के दौरान यह प्रदेश जंगल बना हुआ था। किले के अवशेष को बाहर निकालने के लिए ही इस प्रदेश को एक पर्यटक स्थल में रूपांतरित किया था। रात के समय किले वाले भाग को रोशनी से खूबसूरत बना दिए जाते हैं। इस प्रकार वॉल्स ऑफ लिमा के खंडहर को बहुत ध्यानपूर्वक संरक्षित किए जा रहे हैं। पुराने अवशेष की अगली तरफ मुरल्ला पार्क वाले भाग को एक विश्राम स्थल के रूप में तैयार कर रखा है। उद्यान के अंदर कुछ रेस्टोरेंट और बार स्थित हैं। मैं अभी जिस पुल से चल रहा हूँ उसके नीचे हैं वो सब। पुल से होकर चलते हुए यहाँ भी नीचे पुराने किले के अवशेष दिख रहे हैं। रिमार्क नदी के रूबरू बनाई गई नगर की लंबी 4 दीवारी। उद्यान से मैं वापस सड़क की ओर चल रहा हूँ। नगर निवासी परिवारों के सदस्यों को शाम का वक्त बिताने का एक स्थान के रूप में मुरल्ला पार्क को रूपीकृत किए हुए हैं। पॉइंट रेंज सर्विस जैसे मनोरंजन की व्यवस्था भी उद्यान में कर रखी है। उद्यान से निकलकर मैं फिर से लांबा स्ट्रीट पहुंच गया हूं। लिमा की विशेषता यह है कि नगर के डाउनटाउन प्रदेश को सुंदरता के साथ संरक्षित कर रखा है। पर्यटन लिमा की आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत होना ही उसका एक कारण हो सकता है।
माचू पिचू देखने के लिए ही अधिक लोग पेरू आते हैं, तो भी लिमा उनके लिए वहां की ओर का मुख्य पड़ाव होता है। सड़क पर पर्यटकों का बहाव अभी भी जारी है। नगर के अजूबे की ओर मैंने अपनी यात्रा जारी रखी।